नमस्कार, उत्तरायणी खास खबरें देखने आप सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। 17 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली गोपीनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। इस वर्ष बरसात के कारण रुद्रनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा काफी प्रभावित रही। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 17 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद 6 माह तक भगवान रुद्रनाथ के दर्शन गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में होंगे, जहां शीतकालीन पूजा संपन्न होगी। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग द्वारा हकदारी गांव में ईडीसी का गठन करने से तीर्थयात्रियों को बुग्याल क्षेत्र में बेहतर रहने और खाने की सुविधाएं मिलेंगी। विकासनगर तहसील के प्रशासनिक लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरटीआई के तहत मांगे गए दस्तावेजों में पूरे रिकॉर्ड की गायब निकला। एडवोकेट तरुण कुमार ने ईस्ट होप टाउन की आवंटन पत्रावली और लेआउट नक्शे की सत्य प्रतिलिपि मांगी थी, लेकिन तहसील की ओर से बताया गया कि संबंधित ग्राम का कोई नक्शा मौजूद नहीं है। तहसीलदार विवेक राजौरी ने पुष्टि की कि मूल पत्रावली की गायब है और रजिस्ट्रार कानूनगो से जानकारी मिली कि लेआउट नक्शे नहीं मिल रहे। इस पर संबंधित कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। केस के सिलसिले में स्टॉक टाउन की आवंटन पत्रावली और उसका लेआउट की जरूरत थी जी। इस भूमि जो थी पट्टों की थी, जिसका केस चल रहा है, तो उसके लिए मैंने तहसीलदार के यहाँ आरटीआई डाली। आरटीआई में मेरे को जवाब मिला कि आप मुआयना करके मौके पे उसकी सत्यापित प्रति ले सकते हैं। जी। मैंने मुआयना किया। मुआयने में मेरे को स्टॉक टाउन की आवंटन पत्रावली तो मिली है, मगर स्टॉक टाउन की आवंटन पत्रावली की लेआउट की सीटें गायब हैं। जो मुझे लिखित में दिया है आरके साहब ने, जब मैंने कंप्लेन तहसीलदार साहब को दी कि भाई जी इसकी मौके की स्थिति बताएं फाइल की कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज नहीं है, तो आरके साहब ने अपने हस्तलेख में लिख के दिया है कि ये दस्तावेज, इन दस्तावेजों में आवंटन पत्रावली के लेआउट के नक्शे, एक नक्शा जिसमें मोतीपुर ठाकुरपुर दर्ज है और एक नक्शा जिसमें ग्राम अंकित नहीं है, और सारी सीटें कोई भी मौके पे नहीं है। क्या ये बताइए कि जो पत्रावली गायब है, उस पत्रावली का रखरखाव किसके पास होता है? क्या उसको वकील संभाल के रखते हैं या फिर तहसील प्रशासन संभाल के रखता है? इसको तहसील प्रशासन संभाल के रखता है, ये तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी। तो फिर अगर गायब हुई है, अगर वो पत्रावली नहीं मिल रही है, तो उसमें जिम्मेदार कौन है? क्या रिकॉर्ड कीपर महोदय और तहसील प्रशासन है? देखिए, जैसा कि बताया गया है कि आरके रजिस्ट्रार कानून द्वारा सूचना दी गई कि पत्रावली तो है, परंतु उसमें से 2 लेआउट नक्शे जो हैं वो उसमें नहीं मिल रहे हैं, जिसके संबंध में जो है रजिस्ट्रार कानूनगो को निर्देशित किया गया है कि यदि ऐसा है तो संबंधित के विरुद्ध जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। नहीं, क्या जो है ये पहला ऐसा मामला है या उससे पहले भी ऐसे मामले आए कि जिसमें रिकॉर्ड गायब होने की आपको या पत्रावली गायब होने की सूचना आपको मिली है? जी, इसमें एक प्रकरण मेरे सामने पूर्व में भी ऐसा आया था, तो उस प्रकरण में जो है विकास नगर कोतवाली में जो है निम्नानुसार जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। तो क्या इसमें सब एक रिपोर्ट दर्ज कराना ही एक मुख्य उद्देश्य है, या फिर इसमें जो लोग इसमें दोषी है उनके खिलाफ एक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसा मामला दोबारा सामने ना आए? अब ये तो देखिए जांच के बाद पता चल पाएगा कि इसमें मुख्य दोषी कौन है, और यदि इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। पछवादून में इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है रिकॉर्ड गायब हो रहे हैं तहसील से और पत्रावली गायब हो रही हैं, तो ऐसे में क्या यहाँ के जो अधिकारी उनका दायित्व नहीं बनता कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें? एक प्रकरण पूर्व में मेरे संज्ञान में आया था और एक अभी जो ये संज्ञान में आया है। अभी तक वर्तमान में मेरे समक्ष जो है ये 2 ही प्रकरण आए हैं, जिसमें एक प्रकरण में तो पूर्व में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, और इसमें भी है जो है शीघ्र ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में कोटी ढलानी से भद्राज मंदिर की ट्रैकिंग पर गए 8 युवाओं का दल रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया और जंगल में फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ट्रैकिंग रूट पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात पुलिस ने देहरादून के रहने वाले 5 लड़कों और 3 लड़कियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। पुलिस ने युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस प्रयास से स्थानीय प्रशासन की तत्परता और ग्रामीण सहयोग की मिसाल पेश हुई।
देहरादून में बार एसोसिएशन के कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने नशा मुक्ति रैली की जानकारी दी। ये रैली 3 अक्टूबर को 3 बजे जिला न्यायालय परिसर से शुरू होकर गांधी पार्क तक जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस मनोज तिवारी रैली में शामिल होंगे। रैली का उद्देश्य युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस रैली में बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संगठन और कई लॉ कॉलेजों के छात्र छात्राएं भी भाग लेंगे और रैली के माध्यम से नशे के खतरों के प्रति समाज में सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। 3 तारीख को बार एसोसिएशन देहरादून नशा के खिलाफ एक रैली निकालने जा रही है। बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को पत्र दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है माननीय मनोज तिवारी जी, वो भी इस रैली में आएंगे और एक जागरूक समाज को एक संदेश देना है कि नशे से दूर रहें, बच्चे इन चीज़ों से दूर रहें। तो पूरी न्यायपालिका, अधिवक्ता, हमारे जितने लॉ कॉलेज हैं और भी जो कॉलेज है कि किस तरीके से हमें नशे से लड़ना है, किस तरह से दूर रहना है, इन चीज़ों से वो हमें एक समाज को एक संदेश देना चाह रहे हैं। तो ये उस संबंध में रैली रखी गई है, जिससे एक जागरूक रैली बोल सकते हैं कि जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया जा रहा है और न्यायपालिका पहली बार इतिहास है कि न्यायपालिका भी ऐसी रैली में पहली बार। लक्सर तहसील प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। तहसीलदार प्रताप चौहान ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ लातपुर कला में तालाब और सार्वजनिक रास्तों की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। 9 लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण नोटिस जारी करने के बाद विधिवत ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करने और निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई है। तहसीलदार ने कहा कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। लातपुर कला में नॉर्मल 122 भी हुई थी, तो उसका डिसीजन आ गया था। उसमें टोटल 9 लोग थे, तो 9 लोगों को आज जो है बेदखल किया गया। इसमें पूरी पुलिस प्रशासन। देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपेक्षा पर गहरा रोष जताया। महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि उपनल कार्मिकों के नियमितीकरण में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। इस पर महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेने और कर्मचारियों के नियमितीकरण में न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि उनके अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी कि बस 2018 में हम माननीय हाईकोर्ट से जीत के आए थे। उसके परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन राज्य सरकार उसको असर पे लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और वर्ष 2024 18 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार के एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश दिए थे। आज आलम यह है कि उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार एक कमेटी का गठन करती है और उस कमेटी का जो बैठक होती है उसमें खाली एक एजेंडा होता है कि आप जो है अब विभागों से एक ब्यौरा इकट्ठा करें। जैसे सर ने बताया कि वो ब्यौरा जो है 2018 में माननीय हाईकोर्ट को ऑलरेडी जा चुका है, तो राज्य सरकार इसको घुमाने का काम प्रयास कर रही है और कमेटी खेल रही है और जो राज्य सरकार जो है अभी सूचनाएं उपलब्ध करा रही है कि ये सूचना उपलब्ध कराओ, ये सूचना मतलब ये हमें बरगलाने का काम कर रही है। और जबकि माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि समान कार्य के समान वेतन दिया जाए और 1 वर्ष के अंतराल में इनको जो है नियमितीकरण किया जाए। हमारा जीएसटी जो 18% जीएसटी कटता था, माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था इनके जीएसटी ने काटा जाए। वर्तमान परिस्थिति ये है कि राज्य सरकार आज 24,000 जो नियमित भर्तियों का राग अलाप रही है। मैं कहता हूं कि वो जो 24,000 भर्तियां आ रही हैं उसमें हमारे जो उपनल से लगे हुए कर्मचारी हैं उनको बाहर करके तब वो नियमित भर्तियां कर रही है। उस कंटेम्प्ट में ही ये सब बातें उठाई गई हैं और जिसमें माननीय एडवोकेट जनरल साहब ने भी ये कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसको जो है जबरदस्ती उलझा रही है। और मेरा ये कहना है कि रूल की जहां तक बात है, कमेटी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। रूल के लिए आप ऑलरेडी बना चुके हैं और जो कॉर्पोरेशंस के हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, जो कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर तो ऑलरेडी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बने हैं। और विद्युत कर्मचारी संगठन जो है उपनल वाला, उनके द्वारा जो है
17 में ऑलरेडी उनके पक्ष में निर्णय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से आ चुका है इस बारे में। तो कोई कहीं पर भी कोई नहीं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उपनल कर्मचारियों को डीए तक नहीं मिल रहा है, जबकि और आउटसोर्सिंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं वो डीए भी पा रहे हैं और प्रोत्साहन भत्ता भी वो पा रहे हैं कि जो उपनल कर्मचारियों के लिए। लालकुआं में अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग फिर तेज हो गई है। विपक्ष और स्थानीय लोगों ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाया है। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी ने 2 सितंबर 2015 को जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत दी थी। कांग्रेस ने कहा कि 8 साल बीत जाने के बावजूद स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और इस सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है। उन्होंने शीघ्र निर्माण की मांग और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। केवल शहीदों के नाम पर एक राजनीति करती है, बाकी उनको कोई काम नहीं है। कांग्रेस सरकार में जब ये हमारे शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी शहीद हुए थे, वहाँ आतंकवादी से वो 10 आदमियों को मार के उनको परमवीर चक्र भी दिया गया। और कांग्रेस सरकार ने उस टाइम स्टेडियम के लिए यहाँ पर 25 एकड़ के सामने जमीन आवंटित करी और उसके एवज में बागेश्वर में भी को जमीन दी। उसके लिए टोकन मनी भी उस टाइम कांग्रेस सरकार ने दुर्गापाल जी उस टाइम काफी नामंत्रित थे, 10 लाख रुपए टोकन मनी भी उस टाइम दी उन्होंने। मगर कांग्रेस सरकार जाते ही कोई इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया काम और लगातार घोषणाएं करते रहते हैं कि हम करेंगे शहीदों के लिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मगर एक परमवीर चक्र भी था, बड़े गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के एक दुश्मनों को आतंकों को लड़ते हुए शहीद हुए, मगर उनके नाम पर आज तक स्टेडियम नहीं बढ़वाया। पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री जी की घोषणा में अशोक चक्र विजेता मोहननाथ गोस्वामी जी की याद में मिनी स्टेडियम और प्रवेश द्वार के लिए घोषणा करी थी। तो मिनी स्टेडियम आज लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, उसके लिए ज़मीन भी आवंटन हो चुकी है, बजट भी अवमुक्त हो चुका है, लेकिन अभी धरातल में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, शहीदों के सम्मान में तो वो काम होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने बच्चे, अपनी पत्नी को छोड़ के इस देश के लिए अपनी जान निछावर कर रखी है। तो उसकी याद में मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और उसमें बजट भी अवमुक्त हो चुका है, लैंड भी ट्रांसफर हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जल्दी से जल्दी स्टेडियम बनना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में जब यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे जो है शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी जो कि अशोक चक्र विजेता थे, उनके नाम में जो है कांग्रेस ने एक स्टेडियम के लिए ज़मीन आवंटन की और उसमें एक स्टेडियम अतिशीघ्र बनाने का जो है कांग्रेस ने प्रयास किया। लेकिन उनको शहीद हुए आज मोहननाथ गोस्वामी को, बड़े शर्म की बात है कि उनको शहीद हुए आज हमारे इतने वर्ष होने के बाद भी इस प्रदेश सरकार ने जो पिछले 2 टर्म से यहाँ पर काबिज है, इन लोगों ने उसमें कोई भी धनराशि अभी तक आवंटित नहीं की है। शहीद मोहननाथ गोस्वामी जो स्टेडियम बनना था, ये इसी के साथ नहीं, जनता के साथ हमेशा खिलवाड़ करते आई है, उनकी जमनानाओं को ये हमेशा दबाते चली आई है। ये मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम आज से पहले 10 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, जबकि कांग्रेस की सरकार ने इसकी घोषणा की थी, पैसे भी दिए, 12 एकड़ भूमि भी दी, उसके बाद भी आज तक नहीं बन पाई। हमारे इस उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी ने, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की थी कि ये बहुत जल्द बन जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रही। ये सरासर शहीदों का अपमान है। इसमें 3 सितंबर 2015 को मोहननाथ गोस्वामी जी शहीद हुए थे। जिनको शहीद हुए उसके बाद उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद माननीय हरीश रावत सरकार में, यानी कांग्रेस सरकार में, उनको यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम का एक निर्माण के लिए आश्वस्त किया गया और यहाँ पर क्षेत्र की जनता को या उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन सभी को यह आश्वासन दिया गया कि क्षेत्रवासियों को कि यहाँ पर उनके नाम से एक स्टेडियम बनेगा। लेकिन आज तक इस सरकार में 8-10 साल हो गए हैं, आज तक इन्हें यहाँ ईंट के नाम से कोई भी चीज नहीं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एडीआर ट्रेडिंग कंपनी के संचालक अंकित रावत के खिलाफ षड्यंत्र कर कंपनी और खुद उन्हें बदनाम करने की कोशिश का मामला सामने आया है। उत्तरकाशी निवासी अंकित रावत को पहले भी बेहतर काम के लिए अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बावजूद इसके कुछ लोग मिलकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान होकर अंकित रावत ने इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट आवश्यक कदम उठाने की संभावना जता रहा है। देखिए, पूरा मामला बेसिकली ऐसा है कि
राकेश चंद्र बहुगुणा और उनके साथ जो लोग हैं मेरे वाइफ के रिश्तेदार लोग हैं। इन्होंने कुछ समय पहले हम पे गंभीर आरोप लगाए। पहले तो ये पुलिस में गए, फाइनेंशियल फ्रॉड विंग में गए, वहाँ इन्होंने आरोप लगाए, अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन दी जिसमें कहा गया कि हमारे द्वारा ठगी की गई, जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग अमाउंट बताई गई, कहीं वो 17 करोड़ बताई गई, कहीं वो 20 करोड़ बताई गई, कहीं वो 50 करोड़ बताई गई, कहीं वो 60 करोड़ बोली गई। लेकिन जब भी जांच में आया, जांच में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया, ना उसमें कोई 50 करोड़ आया, ना 60 करोड़ आया, ना 20 करोड़ आया, कहीं भी ऐसा नहीं आया। उसके बाद जब पुलिस की सारी जांच हुई, जांच में मैं संलग्न हुआ, जांच में मैंने सारे अपने एविडेंस दिए, मैंने बैंक स्टेटमेंट दी, सारी चीजें दी। उसके बाद जब पुलिस ने जांच लगाई, उसके बाद इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करी अभी आज से 4 से 5 दिन पहले, जिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हम पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिस आरोप के हिसाब से इनका कहना है कि मैंने देहरादून से कम 60 करोड़ रुपए की ठगी करी हुई है। ये इनका पूरा मामला है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं रिकॉर्ड में से कह रहा हूँ, 60 करोड़ तो बहुत बड़ी दूर की बात है। मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमने पैसे लिए और हमने उसे शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि की पूजा को समर्पित है। रविवार को हरिद्वार के हर की पैड़ी, माया देवी, चंडी देवी और मनसा देवी मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही। काल वस्त्र पहनकर भक्तों ने काले तिल, गुड़ और धूप से माता की पूजा कर भय और नकारात्मक शक्तियों के नाश की प्रार्थना की। माया देवी मंदिर में आरती और हवन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के इंतजाम किए। भक्तों का मानना है कि माता कालरात्रि की पूजा से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। काशीपुर के द्रोणासागर तीर्थ स्थल पर केडीएफ के तत्वाधान में नवरात्रि महोत्सव का आयोजन हुआ। भारतीय नवचेतना सांस्कृतिक समिति के कार्यक्रम उल्लास की सुरमई शाम का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, कार्यक्रम अध्यक्ष कुमाऊं कटवाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कलाकारों ने मां शारदा की वंदना और मधुर गीतों से कार्यक्रम को यादगार बनाया। केडीएफ अध्यक्ष राजीव गई और पदाधिकारियों ने कलाकारों को पुरस्कृत किया। अतिथियों ने समिति और संस्था की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन सचिव विकल्प गुड़िया ने किया। नवरात्रि महोत्सव 2025 आज केडीएफ का जो ग्रुप है उस कमेटी ने उसका शुरुआत उद्घाटन किया है। सभी गेस्ट आए हुए हैं और माँ दुर्गा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी के घर में खुशियाँ आए और ये खुशियाँ हमेशा हर साल सबके घरों में आए। और इसी के साथ जो है मैं सभी को बहुत बहुत इस दिन की बधाई देता हूं। द्वारा काशीपुर के पवित्र तीर्थ स्थल द्रोणासागर की भूमि पर केडीएफ नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज भारतीय नवचेतना सांस्कृतिक समिति के द्वारा आज बहुत सुंदर सुरमई संध्या का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें आपको बहुत ही सुंदर सुर और संगीत की एक संध्या देखने को मिलेगी। काशीपुर के अंदर बहुत ही प्रतिभावान कलाकार, गायक कलाकार हैं, जिनकी आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुतियां होने जा रही हैं। और काशीपुर में केडीएफ के द्वारा की हुई इस व्यक्तिगत तौर पे इस स्थान के बारे में कहूँ तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा काम केडीएफ ने इस स्थान के उत्थान के लिए किया है। साथ ही साथ जो एक मंच प्रदान किया है काशीपुर के क्षेत्र के लिए, हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार कई अलग अलग मंचों ने और कई अलग अलग संस्थाओं ने इस मंच पर अपनी परफॉर्मेंस दी है। इसको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि काशीपुर में प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है। मैं तो अपनी ओर से जितनी परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई है इस मंच पे, सबकी ओर से ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं काशीपुर वासियों को, उत्तराखंड वासियों को और पूरे देश को शुभकामनाएं देती हूँ। केडीएफ नवरात्रि महोत्सव जो कि यहाँ पौराणिक तीर्थ स्थल द्रोणासागर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। काशीपुर के उभरते लोक गायकों को, युवाओं को अग्रसारित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए जो ये प्रयास नवचेतना मंच और केडीएफ द्वारा किया जा रहा है, इस प्रयास की मैं अपनी तरफ से और काशीपुर के अधिवक्ताओं की तरफ से सराहना करता हूँ। इस प्रयास से निश्चय ही ये नवरात्रि के पावन अवसर पर हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, जो कि उनका कात्यायनिका रूप है, यह प्रोग्राम अवश्य सफल होगा, जो कि काशीपुर के विकास में संगीत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। ये एक बहुत बढ़िया पहल काशीपुर डेवलपमेंट फोरम द्वारा की गई है, जिसमें इस नवरात्रि के प्रत्येक दिन में कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आज भारतीय नवचेतना सांस्कृतिक समिति जो काशीपुर में पिछले कई दशकों से सांस्कृतिक क्षेत्र में लगातार कार्य करती रही है और बहुत अच्छे कार्य करती रही है, तमाम कलाकार काशीपुर से इस संस्था ने निकाले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज केडीएफ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नवचेतना के जितने भी हमारे प्रतिभाएं हैं
उनको प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा और ये केडीएफ की बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा केडीएफ के हमारे अध्यक्ष राजीव भाई जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम इसी प्रकार लगातार चलता रहे और आने वाले वर्षों में भी ये कार्यक्रम और बड़े। चकराता विधानसभा क्षेत्र के पांडव नगरी इलाका मंडल में महिलाओं और युवतियों ने ग्राम प्रधान के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान की गलियों और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की गई। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंडल उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी बचना शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। लाखा मंडल में ये पहल महिलाओं और युवतियों की सक्रिय भागीदारी से सफल हुई। आज जो है देवभूमि लाखा मंडल में कई समूह की जो हमारी बहनें हैं और हमारे ग्राम प्रधान के बैनर तले ये जो है सफाई अभियान चलाया गया है। हरिद्वार के थाना सिडकुल पुलिस ने नवरात्रि पर जनता को खास तोहफा दिया। ऑपरेशन रिकवरी के तहत पुलिस ने 70 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए जिनकी कुल कीमत 14 लाख से अधिक थी। बरामद मोबाइल में स्थानीय लोगों के साथ बाहरी राज्यों से आए कर्मचारियों के फोन भी शामिल थे। एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल के निर्देश पर CEIR पोर्टल की मदद से ये बड़ी सफलता मिली। मोबाइल लौटाए जाने के बाद पीड़ितों ने पुलिस की जमकर तारीफ की। हरिद्वार पुलिस ने जनता से अपील की कि लावारिस मोबाइल मिलने पर तुरंत थाना या साइबर सेल में जमा कराएं। रुद्रपुर कॉलेज में फायरिंग कर अफरा तफरी फैलाने वाला कुख्यात गैंगस्टर गगन रतनपुरिया आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। दराऊ निवासी गगन ने 24 सितंबर को कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया के दौरान हवाई फायरिंग किए थे, जिसके बाद से वे फरार था। पुलिस की घेराबंदी में उसने शनिवार रात शक्ति फार्म क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि जिले में अपराधियों की बदमाशी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त और भय मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। दिनांक 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग की घटना हुई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कार्रवाई की गई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आज इस घटना के मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया और उसके 3 साथियों को शक्ति फार्म क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गगन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। गगन रतनपुरिया के ऊपर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में संगीन धाराओं में 32 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाज में भय का माहौल पैदा करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कार्रवाई आगे भी इसी सख्ती और निष्पक्षता के साथ जारी रहेगी। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।